नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि सुबह के 10 बज चुका है और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के लिए यहाँ पर यूपीपीसीएस की यहाँ पर जी भैया 27 अक्टूबर को जो यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 50 दिनों की स्पेशल यहाँ पर जो है तैयारी की, यहाँ पर जो है क्या क्लासेस शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शाम को 4 बजे और सुबह जो है क्या नाम है 10 बजे आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप मगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दें भैया। देखो यहाँ पर आप लोगों की स्पेशल रिवीजन 50 दिनों में स्पेशल रिवीजन क्लास जो है आप लोग की चलाई जा रही है, जहां पर ये 50 दिनों में आपका प्रैक्टिस पेपर तो सुबह 10 बजे चल ही रहा है, शाम को 4 बजे यहाँ पर सब्जेक्टिव वाइज आपका रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, जो आप लोग की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर भैया यूपी पीसेस हम लोग के सामने पहले है। साथ ही साथ अगर आप लोग आरओ भरे हो तो ये क्लास देखा करो। मैंने बार बार कहा है 2023 का आरओ का पेपर इतना लाजवाब आया था कि अगर आप वो पेपर के 140 में से अगर आप 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तब आप मान के चलो आप यूपी पीसेस भी क्वालिफाई कर लोगे। यकीन मानो कर लोगे। आपको अगर अतिशयोक्ति लग रही है तो आप फिर से देखिएगा। और यहाँ पर सी सेट की क्लास भी बहुत जल्द आप लोग के लिए यहाँ पर शुरू की जाएगी, क्योंकि भैया अब समय नहीं बचा है, अब हमें हर चीज़ों को साथ लेकर के चलना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लास आपको हर संडे को यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि करंट अफेयर्स वो टॉपिक है जहाँ हर साल कम से कम 15 से 20 प्रश्न तो आयोग पूछ ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भैया जो इस चीज़ को हमें तैयार करके अपने दिमाग में बैठा करके और इसी दिशा में हमें जो अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इस सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आज की क्लास को यहां पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत ही डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर तुम लोगों ने किया हुआ, देखो ये प्रश्न की शुरुआत, पहला प्रश्न ये बता रहा है कि देखो प्रैक्टिस पेपर क्या होता है, ये एक अलग चीज है। सब्जेक्टिव वाइज क्लास जो होती है वो एक अलग चीज होती है। यहां पर जो पढ़ लिए हो क्या आ सकता है वो एक प्रैक्टिस पेपर हो जाता है। सब्जेक्टिव क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल हम चीजों को देखते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जी भैया, दरअसल आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है ये किया गया है। दरअसल इसके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जी भैया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जिसने कहा है कि वो जो है 4 तरह के पुरस्कार देगा। जी भैया 4 तरह के पुरस्कार देने की बात की है, जो अलग अलग जगहों पर दिया जाएगा। ठीक है, पहला होगा जिन्होंने जो है आपके क्या जीवन भर जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें विज्ञान रत्न, जिन्होंने विज्ञान में विशिष्ट योगदान दिया उन्हें विज्ञान श्री, युवा वैज्ञानिकों को क्या विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और जिन्होंने वैज्ञानिक टीमों को स्पेशल मान्यता देने के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार की बात की है। ठीक है, ओके, और ये पुरस्कार आपके 2024 से शुरू होंगे। ये भौतिकी से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक, यानी कुल इसमें 13 डोमेन को इसमें शामिल किया गया है। तो 4 पुरस्कार होंगे, किन किन में होंगे, 13 डोमेन होंगे, वो मैंने बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत दिया जाता है। देखो ये जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एक तो मैंने बताया युवा के लिए, लेकिन ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये आपके जो है क्या नाम है विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हुआ करता था। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भैया उस शहर है, क्योंकि ये जो नाम देख रहे हो शहर के नाम है। ठीक है, ये उन देशों में स्थित है। न्यूयॉर्क आपके यूएसए में, रोम आपका जो जानते हो, पेरिस आपका फ्रांस में, और अदीस अबाबा आपका शायद मेरे ख्याल से ये आपके सऊदी अरब में, अगर मैं गलत ना हो तो सऊदी अरब में ही है। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या न्यूयॉर्क जवाब दिया उस सही कल है। जी भैया न्यूयॉर्क में जो है ये आपके हुआ था आपके 18 से 19 सितंबर 2023 में ये जो है आपके न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। देखिए इसके संबंध में एक रिपोर्ट आती रहती है। ठीक है, एसडीजी जो आप देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में एक रिपोर्ट आती रहती है। नीति आयोग भी इस पर जो है रिपोर्ट जारी करता है। वैसे जो वैश्विक रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को 71वां स्थान मिला था। जी भैया भारत को
71वां स्थान 2023 के लिए यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको पता ना 2030 तक एक टिकाऊ और समावेशी दुनिया बनाने के लिए सभी संबंधित देशों को जो है एक साझा प्रतिबद्धता को मतलब जो है पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जो है यहाँ पर राज्यों के संबंध में, जी भैया, नीति आयोग द्वारा जो है एसडीजी रिपोर्ट भी लाई जाती है जो राज्यों के संबंध में होती है। ये राज्यों के मामले में केरला और जो है उत्तराखंड, ठीक है, केरला और उत्तराखंड जो है यहाँ पर इंडिया में टॉप स्टेट से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बिहार सबसे खराब राज्यों में है जो परफॉर्म मतलब इसको लेकर के सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एसडीजी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। क्लियर, समझ गए। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए भैया देखो एक एक प्रश्न के बारे में इतनी जानकारी दे देता हूं कि तुमने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते, तो तुम इस क्लास में मुश्किल से मैं 20 प्रश्न लेकर आता हूं। आप सोचोगे सर 20 प्रश्न क्यों कराते, और कराऊंगा भैया, आप यही रुक जाओ। आप थोड़ा सा सितंबर खत्म होने दो, सितंबर के लास्ट से एक महीना मैंने सोचा है कि एक महीना तो देखो भैया आपके यहाँ पर क्या चलेगी, एक महीने की स्पेशल मैं यहाँ पर चलाऊंगा क्या, मॉक टेस्ट होगी जो उसमें पूरे 150 प्रश्न होंगे, पूरा वैसे पेपर आपको कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें 50 दिनों में, तब तक 50 दिन से मतलब 50 दिनों पहले हमें सब चीज़ें कवर कर लेनी है। फिर अंतिम एक महीने में तो चलाऊंगा ही, बाकी सब्जेक्टिव क्लास शाम को 4 बजे तो आपकी कवर होंगी, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लो। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित, देखो भारत निर्मित बात कह रहा है, समझना, इलेक्ट्रॉनिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ जो है साझेदारी की है, बताइए किस देश के साथ साझेदारी की है, बताइए। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, अमेरिका, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मेरे दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। अच्छा आप लोग जैसे मेरी क्लास देखते हैं तो क्लास अच्छी लगती है, समझ में आता है। कुछ लोगों ने कहा है सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो वैसे वीडियो सेक्शन में तो आपको दिख जाएगा, वीडियोज में जाएंगे वहां पर आपको क्लासेस दिख जाएगी। इसका मैं जो है आप लोग जो कह रहे हो कि प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसका मैं नाम रख दूंगा 2024 यूपी पीसीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जो है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो जितने लोगों ने क्या अमेरिका जवाब दिया, जी भैया अमेरिका के साथ भारत ने जो है ये की है। दरअसल भारत में पीएमई बस सेवा स्कीम जो है, ठीक है, पीएमई बस सेवा स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, स्कीम का नाम आपको पता होना चाहिए, ई बस सेवा स्कीम के अंतर्गत ये लाया गया है कि हम भारत के चुनिंदा 169 शहरों में, कितने 169 शहरों में हम 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों को क्या करेंगे भैया चलाएंगे, जिससे प्रदूषण कम हो। और कितने शहरों में 169, क्या स्कीम का नाम है, किससे मिला जाएगा, कितनी बसें चलाई जाएंगी, यही बस आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके इतने टॉपिक से, इतनी जानकारी से जो है क्या प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो भैया अब यार इतना तो तुम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो इतना समझ जाओगे ई बसें क्यों चलाई जा रही हैं, नॉर्मल सी बात है क्यों चलाई जाएंगी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए बताइए भैया इसके अनुसार जो है कितना भारत का डेवलपमेंट रहने वाला है, साल पूछ रहा है, बताइए। हालिया इस वित्तीय वर्ष तो यानी कि 2023-24 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो 23-24 का जितने लोगों ने क्या जवाब दिया 6.3, दरअसल भैया पहले इसने 6.4 दिया था, बाद में इसे घटा करके क्या 6.3 दिया है। वही आने वाले वर्षों के लिए इसने कहा कि भारत की जीडीपी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और 6.7% के आसपास रहने वाली है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए आप जब मेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस देखेंगे ना तो ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके आप लोग पढ़ के तो देखो यार, हर संडे को लेकर के आता हूं, एक बार पढ़कर तो देखो। तुम लोग जब पढ़ोगे तभी तो जानोगे कि सर जो कहते हैं वो हवा में कहते हैं या करते भी हैं, ठीक है। मुझे पता है ना कि मुझे पता है कि क्या चीज कितनी जरूरी है। ब्रिटिश ने, देखो यहां पर ध्यान से पढ़ना, ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया, इन चारों को पढ़िए और बताइए क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लिखने की जरूरत यहां पर पढ़ने वाली है, ठीक है। चलो अरे तो चलो भैया जितने लोगों ने, देखो जवाब तो मैं बता देता हूं लेकिन ठीक है डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कैसे है। तो चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका वैसे जवाब क्या दिया है बी,
फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए भैया फोर्ट सेंट जॉर्ज को जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर पूछा जाए, अगर ये प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो प्रश्न बहुत बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या है जवाब देने वाले हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में ये कहता है कि सबसे पुराना कौन सा है, क्या कहता है सबसे पुराना, तो आपका फोर्ट सेंट एंजेलो है, ये आपका 1505 में ही बना था। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है कि ये पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, जो आपके केरला में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे पुराना ये कौन सा था, तो आपका ये था भैया कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1600 आपके कौन से 39 में चेन्नई में स्थित है, ठीक है, ओके। और आपका फिर फोर्ट विलियम आपका 1696 में कोलकाता में बना हुआ है, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा इसने ब्रिटिश की बात की थी, इसीलिए प्रश्न थोड़ा सा अद्भुत हो गया था। भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे, दादा भाई नेहरू जी सुब्रमण्यम अय्यर या आर.सी. दत्त। बताइए इसका क्या नाम भैया क्या होगा, सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने है, 1766वां प्रश्न है भैया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों से मैं एक ही चीज कह रहा हूं, कुछ ना करो, तुम्हारे पास समय है, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, चीजें रिवीजन कर रहे हो, नहीं मजा आ रहा है, तुम क्या करो, यही 1700 जो आज करीब 80 प्रश्न हो जाएंगे, इनमें से तुम जितना प्रश्न पीछे जा करके पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। एक एक प्रश्न को इतना डिटेल में बताया कि तुम्हारी सारी चीजों की तैयारी इसी में खत्म हो जाएगी, यकीन मानो। भैया 1780 प्रश्न करना आसान बात नहीं होता है भैया, पेपर तक मैं इसे 2-2,500 3,000 तक भी ले जाने की कोशिश करूंगा। मॉक टेस्ट में तो छोड़ ही दो, मॉक टेस्ट छोड़ दो, वरना मॉक टेस्ट लोगे तो 3-3,500 प्रश्न हो जाएगा। उससे पहले मेरा लक्ष्य कि 2,500 प्रश्न तक तो हो ही जाए, ठीक है। तो चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 1 2 3 यानी कि तीनों जवाब दिया, उस सही कर ले। आपको पता है दादा भाई नेहरू जी ने इसी के लिए क्या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी आलोचना की थी। उसका सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या द हिंदू के क्या संपादक थे, इन्होंने भी जो इसकी क्या है वो आलोचना की थी। और CR दत्त, ठीक है, CRC दत्त जिन्होंने क्या है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जो आर्थिक विशेषज्ञ थे। तो ये आर्थिक विशेषज्ञ थे, इन्होंने सबसे पहले बुराई की थी। जीव सुब्रमण्यम स्वामी द हिंदू के संपादक थे, ओके क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। बहुत ही किसके अनुभवों पर आधारित है बताइए, नाम बताइए। कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है बताइए। कोलंबो टू अल्मोडा, बताइए जवाब दीजिए। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, स्वामी विवेकानंद जी। भैया जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका शिकागो में अपना भाषण दे करके वापस आ रहे थे 1897 में 1897, ठीक है, तब उस समय उन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस पुस्तक में लिखा था और अपनी चीज़ों को बताया था एक्सप्लेन करके, ठीक है। बाकी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते ही होगे ना। एनी बेसेंट से संबंधित यहाँ पर जवाब दीजिए क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा। 3 कथन दिया है, सही कथन आपको चुनना है। चलिए भैया लीजिए समय, जवाब दीजिए। बहुत ही देखो ये प्रश्न है जो यूपी पीसीएस लायक मैं कहता हूं। अगर ऐसे प्रश्नों को तुम सही कर ले जा रहे हो, यकीन मानो तुम यूपी पीसीएस के लिए तैयार हो। अगर ऐसे प्रश्नों को देखो, ऐसे ही लेवल होता है। यूपी पीसीएस कभी तुमसे ये नहीं कहता है कि बेटा तुम्हें एकदम पीएचडी करनी, नहीं, वो कहता है तुम चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कितना जान रहे हो, आओ बताओ। वो बस तुमसे यही जानना चाहता है, ठीक है। अगर तुम इससे ज्यादा जो है पीएचडी करने की सोच रहे हो तो यार 10% के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अच्छा मुझे जवाब देना ना, हाँ केवल 1 और 3, जिन्होंने क्या केवल 1 और 3 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। देखो भैया एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये प्रथम अध्यक्षता थी, ठीक है, संस्थापिका नहीं थी, ये संस्थापिका नहीं थी। दरअसल ये जो है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और 1879 के आसपास ये इंडिया में जो है अपना प्रभाव जताने लगा था। और ये 1879 में, ठीक है, 1889 में जो है ये जुड़ी थी थियोसॉफिकल ऑफ सोसाइटी से, ठीक है, जिसकी स्थापना दो क्या नाम है इनका नाम था जो है क्या मैडम ब्लास्की और जो है कर्नल अलाट ने जो है जुड़े थे, ओके समझ गए। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाकी ये दोनों कथन सही है। चलिए बताइए।
चलिए भैया आप सभी लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या बताया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या बताया, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच क्या संबंध सुधारना, यही सब वो प्रश्न है जो आपके क्या बताते हैं कि आप कितना तैयार हैं अपनी तैयारी को लेकर के। ठीक है, कितना मजेदार प्रश्न है भैया, कितना मजेदार प्रश्न है ये, आपको जो है केवल इसी बात से अंदाजा हो जाना चाहिए। ठीक है, कि देखो ये कमीशन वमीशन बहुत पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या इसका जवाब दिया है, इसका ये जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। इसने दरअसल अपनी 1927 में इसने जब रिपोर्ट दी थी तो 1929 में जो इसने इसे सबमिट किया था। ठीक है, और इसमें दो सदस्य और थे, एक विलियम थे और एक सिडनी पील थे, विलियम और सिडनी पील जी थे जो दो लोग और थे। और 1929 में जो है इसने अपना क्या किया था, इसने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया आप लोग जवाब दीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया। हेलो, हेलो, अरे यार बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो चलिए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, माफ करिएगा, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या बी दिया है, केवल दो, जितने ने क्या केवल दो जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, जितने लोगों ने क्या केवल दो जवाब दिया है वो सही कर ले। दरअसल जो 1881 का मजदूर एक्ट लाया गया था ये कारगर जो है मजदूरों के कल्याण के लिए था ही नहीं। ठीक है, और ये दरअसल इसमें यही फोकस किया गया था कि वो एकत्रित ना हो सके, वो संगठित ना हो सके, और उनको जो है किया गया था। और एन एम लोखड़े जी थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए भैया सभी लोग जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। जितने लोगों ने देखो क्या वर्ष 1939 में आपको पता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, ये बात कथन सही है, लेकिन क्या इसका कारण ये था स्वीकार नहीं किया गया था। तो देखो भैया असलियत में जो है इसे कई कारण थे, त्याग पत्र देने के कई कारण थे, लेकिन उनमें से अगर ये पूछा जाए तो ये भी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए इसका सही जवाब यहाँ पर ए होगा कि दोनों कथन से आर ए का सही व्याख्या करता। जी भैया देखो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, आपको एक चीज समझना होगा। देखिए उस समय जब ये 1939 चल रहा था ना उसमें कई चीजें हुई थी, उसमें कई चीजों में ये था कि जो प्रेसिडेंटशिप था आपको पता है बेलगांव का सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के उस समय बवाल चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके साथ ही साथ जो है कई अपॉर्चुनिस्ट जो है इसमें शामिल हो गए थे, जो क्योंकि जब सरकार सत्ता में लोग होते हैं तो लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी, और गांधी जी ने इसी को लेकर के अपने हरिजन लेख में इसका वो भी किया था, बुराई भी की थी। तो ये तमाम कारण थे, उनमें से एक ये भी था कि जो जर्मनी को लेकर के ये अंग्रेज कूद गए थे, इसको लेकर के कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया सभी लोग जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा।
तो चलो भैया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न, किशनगढ़ शैली। दरअसल ये आपके जो है राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। और इसके बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि दरअसल दो राजाओं के समय में इसका काफी अच्छा खासा हुआ। एक तो आपके राजा मान सिंह थे, जी भैया, आपके राजा मान सिंह थे जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। वहीं राजा सावंत सिंह, जिसे क्या नागरी दास के नाम से जानते हैं, राजा सावंत सिंह, उनके समय में ये समृद्धि को प्राप्त हुआ था। मतलब होता नहीं, बहुत ज्यादा नागरी दास के नाम से जानते हैं। और राजा मान सिंह के समय में भी इसका जो है विकास हुआ था। विकास इस समय हुआ था, समृद्ध जो है सावंत जी के समय हुआ था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ करेगा, थोड़ा सा बीच में साउंड प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया था और ये वायर थोड़ा सा हिल गया था, तो ये मैं सही करने लगा था, इसलिए बीच में आपको 20-30 सेकंड का जो है आपको गैप देखने मिला होगा। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आपकी समय से खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा बीच में हो सकता है 30-40 सेकंड आपको ऐसा लगा हो कि सर कहाँ चले गए हैं बीच में, क्लास क्या, नहीं सब होता है। तो वेवेल योजना, चलो भैया आपको पता है वेवेल योजना, इसके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होनी थी। और वेवेल का विचार है ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। चलिए भैया, आपको क्या लगता है वेवेल योजना? वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा भैया जुड़े हुए, क्योंकि इसी को लेकर के आपको पता है ना, शिमला उस समय आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि भैया अंग्रेजों को यहाँ की गर्मी हैंडल नहीं होती थी, तो वहीं सब जाकर के रहा करते थे। ठीक है जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है जवाब दिया, वो सही गलत। जी भैया, ऐसा करने भारत के बंटवारे को लेकर नहीं था, लेकिन हाँ उनके ये सारे मत थे कि जैसे जो है, जो एक वायसराय की जो है समिति बनाई जाएगी, उसमें जो परिषद बनाया जाएगा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमें मुसलमानों की संख्या जो है स्वर्ण हिंदुओं की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान हिंदू मुस्लिमों की संख्या पूरे देश की जनसंख्या का करीब 25% थी। ठीक है, तो इसी को लेकर के, जब इसको लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिन्ना ने कुछ मांग रखी थी, उन दोनों के बीच जो है एक ठनाठनी हो गई थी, उसको लेकर के बात नहीं बनी। फिर उसके लिए शिमला भी आया, शिमला में ही बात नहीं बनी, तो बाद में खत्म हुआ। फिर सरकार वहां बदलती है, युद्ध खत्म होता है, कैबिनेट मिशन आता है, तमाम चीजें होती हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा तो इन सारी चीजों को जानते होंगे। चलिए बताइए, यहां पर 1 2 3 सही उत्तर आपको देना, बताइए सही उत्तर चुनिए, बताइए क्या होगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहां पर 1774 का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1774 का यहां पर सही जवाब दिया, क्या बी, जितने क्या बी जवाब दिया, केवल 2 और 3। जी भैया, यही तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था। दरअसल इन्होंने 1946 में अनुसूचित जाति संघ और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। जबकि जो आपका द पीजेंट एंड वर्कर्स आपका है पार्टी ऑफ इसको महाराष्ट्र के एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जो 1949 में हुई थी। ठीक है, तो ये 1949 में हुई थी। आप देखो ईयर वाइज आपको जरूर बताता हूं, क्योंकि यूपी पीसीएस आपके ईयर वाइज जरूर पूछ लेता है। वो करंट अफेयर्स का मैंने आर एग्जाम में देखा था, करंट अफेयर्स में आपके उसी अगस्त के जो कालानुक्रम में क्या कहते हैं उसमें सही से रखने को कह रहा था। भैया मैंने वो प्रश्न देखा, मैंने कहा इसी अगस्त में 3-4 दिन आगे पीछे था। मैंने कहा कितने लोग वो प्रश्न ना ही अटेम्प्ट करे तो अच्छा है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे हो सकता है पढ़ते चलो, जानते चलो। और ये जो है क्या मार्क्सवादी जो महाराष्ट्र की पार्टी थी उसने स्थापित की थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही देखो, अच्छा देखो कितने लोग ध्यान से पढ़े हो, ये प्रश्न बताएगा कि तुम कितने ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है, वो अधीन नहीं था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अधीन नहीं था, लेकिन वो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव होता था। मतलब प्रत्यक्ष तौर पे ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश सरकार ने इसे तुम्हें रखा है, नहीं, लेकिन वो काम लगभग उन्हीं का करता था। बात समझ रहे हो ना? तो उसे भैया क्या कहते थे, रेजिडेंट कहते थे। दरअसल जब एक सहायक संधि का दौर चला था, तो उसी समय जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। ठीक है, जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली जी ने चालू किया था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया इसका बताइए क्या होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, बताओ। मतलब बेसिक क्वेश्चन है आपका, कि तुम अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो तुम इस बेसिक क्वेश्चन का जवाब दो, जो कक्षा 10 का छात्र, 11 का छात्र, 12 का छात्र दे सकता है, कॉन्फिडेंस से दे सकता है। कि भैया 10 से आपको लगभग ये सब चीजें उतनी अच्छे से आपके ज्योग्राफी की बुक्स में ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाती है। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, 3 और 4। देखिए भैया आपको पता है, जब आप पृथ्वी को देखते हैं पोल से पोल की दूरी, तो पोल से पोल की दूरी 12,714 देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप क्या करते हैं,
आप पूरा गोले में देखते हैं तो गोले के बीच की जोड़ी मतलब विषुवतीय व्यास देखते हैं तो 12,756 देखने को मिलता है। यार ये बताओ अगर गोलाकार होता तो ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि यही भाई गोला की होती है, वर्तुल तो कहीं से हो नहीं सकता। तो भैया गोलाकार के निकट, जी भैया लगभग लगभग गोलाकार, लेकिन क्या एक लध्वज दीर्घ वृत्तज। ओके, इसलिए मैंने आपको डाटा के साथ बता दिया। चलो भैया बेसिक क्वेश्चन ये भी है, कितना आसान सा देखो, मतलब तुम्हें क्या है, तुमने होता नहीं है भौतिक विज्ञान में जो तुमने जो संरचनाएं होती हैं अलग अलग, जैसे कुछ आपके ग्लेशियर से बनते हैं, कुछ आपके कैल्शियम कार्बोनेट वाले जगहों बनते हैं, तो अलग अलग स्थानों से जो बने वाली आपकी आकृतियां होती हैं उनके आधार पर आपसे संबंधित प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, जी भैया बी होगा। जो स्टेक लाइट्स होते हैं ना, ये बर्फ लंबों के समान ऐसे जो है, जी मतलब ऐसे ये लटके टाइप में होते हैं, ऐसे कभी छोटे बड़े अलग अलग संरचना होती है। वह स्टेक लाइट्स जो होते हैं ना, ये ऐसे जमीन से ऐसे उठे उठे होते हैं, ठीक है, ये भी अलग अलग मतलब इनमें भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं सेम नहीं होता, ठीक है। तो स्टेक लाइट्स जो लटका हो और स्टेगलेमाइट जो आपका क्या है जमीन से ऊपर उठा हो, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए बहुत ही। और जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली जैसे जो आपके जहां होते हैं वहां पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। कास्ट इसे क्या कहते हैं, कास्ट संरचना मतलब जो है उससे संबंधित होता है। के कहीं के से लिखा था, कहीं सी से, तो ARST भी होता है, ठीक है, वैसे के ही लिखा जाता है, सी नहीं लिखा जाता है। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित, चक्रवाती पर्वतीय संवहनी वाताग्र। बताइए भैया वृष्टि छाया वर्षा किससे संबंधित है, चलिए जवाब दीजिए। इसे भैया अंग्रेजी में क्या कहते हैं पहले जान लो, वरना बहुत लोग कहोगे इसे क्या कहते हैं, रैन शैडो इफेक्ट, रैन शैडो इफेक्ट, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं वरना आप लोग कहोगे तो क्या। जितने लोगों ने क्या पर्वतीय वर्षा से ज्यादा जवाब दिया। रैन शैडो इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलता है, यदि भैया क्योंकि वहां पर क्या होता है, पर्वतीय छेल का जो जो ढाल होता है, आपको पता है पर्वत में ढाल देखने को मिलता है, वो पवन के सम्मुख होता है, वहां खूब वर्षा होती है, इसे पवनामुख ढाल कहते हैं। परंतु जैसे ही पवन पर्वत के दूसरे ढलान पर उतरती है तो वहां पर रुधिरों में ताप वृद्धि कारण गर्म और शुष्क होने लगती है। आप देखते हो जैसे आपके वेस्टर्न घाट में चले जाओ तो वहां पर क्या होता है, ऐसे है तो एक साइड वर्षा होती है, दूसरी साइड कम वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि जब वो आ रही है तो एक तरफ बारिश कर दी, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर उस हिसाब से इफेक्ट नहीं जा पाता है, तो वहां कम वर्षा होती है। ये नॉर्मल सी बात है, तो ये उसी से संबंधित है, इसे रैन शैडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, वृष्टि छाया वर्षा। चलिए भैया 1779 के बाद लास्ट प्रश्न और क्लास खत्म करते हैं। चलिए भैया इसका जवाब दीजिए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया क्या होगा इसका। तो जितने लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर आज के 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, आज भैया 1780, अगले में 1800 प्रश्न हो जाएगा कल। तो भैया ऐसे क्लास चल रही है, पढ़ते रहो। फिर बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दो भैया यहां पर, क्योंकि तुम्हारे लिए धमाकेदार क्लास आने वाली है। अभी जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर तुम लोगों के लिए पॉलिटी पर क्लास लेकर आने वाला हूं, ठीक है। और बाकी जो पॉलिटी की पहले क्लासेज पढ़ाई उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पूरा पढ़ लो। पॉलिटी को मैं इसी बेसिस पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद तुम दुनिया की, इंडिया की कोई भी कोचिंग जो तुम्हें लगता है सबसे बेस्ट है उसके नोट्स उठा लो, मेरी क्लास देख लो। अगर मेरी क्लास से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। मैं भैया वहां लक्ष्मीकांत लेवल की तुम्हें पढ़ाई करा रहा हूं, पूर्वालोकन तुम्हें रटा रहा हूं, ठीक है। अब फ्री में करा रहा हूं, फ्री में, एक पैसा नहीं ले रहा हूं। उसी के लिए लोग जो है 2000 का 500 का 1000 रुपए का कोर्स बेचते हैं, ठीक है, यहां मैं फ्री में करा रहा हूं। इतना MB तो तुम दिन भर में तब भी 1.5 GB खत्म करते ही हो, और जहां कोर्स लोगे वहां पर भी खत्म करोगे, क्योंकि उसके बिना तो मोबाइल चलेगा नहीं। चलो जवाब दो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया बी, जिन्होंने क्या 2 और 3 जवाब दिया है वो सही कलर, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अत्यधिक वृद्धि का कारण क्या होता है, उनका वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु, बिल्कुल बात सही है। और प्रकाश संश्लेष सूर्य का तीव्र प्रकाश, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था भैया। आप देखिए जो आपका 0 से लेकर के 5 तक होता है वो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, 5 से लेकर के जो आपका 25-30 डिग्री तक होता है वहां पर आपको अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो लेटीट्यूड पे आप जब ऊपर बढ़ते हैं नीचे जाते हैं तो यहां पर आपको देखो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो भैया आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आपका आज का आखिरी प्रश्न। मिलाइए, क्लास को खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त क्लास रही। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया।
तो जितने लोगों ने आज के इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने आज के इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब यहां पर दिया है, छोड़ दूं कि बता दूं, होमवर्क दे दूं? नहीं यार, बता देता हूं, क्लास खत्म करो वरना क्या है। तो जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया है 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। तो जितने लोगों ने ये जवाब दिया है वो सही कर ले। अब इसमें मैं क्या बताऊं, देखो आपके जो महादेशी द्वीप है भैया, आपको पता है मालागासी, ठीक है, महादेशी है, ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप का है उससे संबंधित है। और ये एक मालदीव प्रवाल जो है, आपको पता है मालदीव कैसा है, प्रवाल द्वीप है, जहां पर आप देखते हो टूरिस्ट जाते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते तो आप लोग 3-4 एक्ट्रेस को जरूर देखते हो, वहां पर अक्सर जाते हैं। ज्वालामुखी द्वीप आपका मॉरिशस है भैया, और पर्वतीय द्वीप आपका अंडमान और निकोबार है, जो आपके हिमालयन का ही विस्तार माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर से भैया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया क्लास को जरूर से जरूर लाइक कर दे भैया, और साथ ही साथ यहाँ पर जाते जाते एक बार और अब इस क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। आप लोग बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं, इसे शेयर किया करो अपने जो आपके विभिन्न सोशल साइट्स है ना, उन सोशल साइट्स पर इसे जो है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए जी समझिए, आपके बिना सपोर्ट के चैनल बढ़ा नहीं सकता। आप लोगों के लिए अगर मैं दिल से मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे कोई रुपया नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे एक सपोर्ट चाह रहा हूं, एक छोटा सा सपोर्ट, कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने सोशल साइट्स पे, जैसे आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उनमें स्टोरी के जरिए, पोस्ट के जरिए इसको थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे और लोग भी जान सकें। तो इतना सा आपका जो है योगदान मेरे मेहनत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, कई लोगों तक मेरी रीच बढ़ेगी, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिल सके, ऐसी जो मेरी सोच है वो आपके प्रयास से और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे इसी क्लास में सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, सब्बा खैर। मैं रात की बात अभी कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।